पिछले क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी किए थे। कूलम्ब्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था क्या दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इस बात का हम लोग स्टडी किए थे पिछले क्लास में। और बिंदु आवेश के बारे में हम नहीं बताए थे उस दिन। आज बता दूं मैं बिंदु आवेश क्या है। बिंदु आवेश वैसे आवेश को कहते हैं जैसे किसी दो आवेशित वस्तु का आकार, शेप एंड साइज उसको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में काफ़ी छोटा है तो उसके साइज को हम लोग बिंदु आवेश के तौर पर रख सकते हैं, बिंदु आवेश मान सकते हैं। बिंदु आवेश मान उसको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में उसका साइज छोटा होता है, इसीलिए उसको हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। अब देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। इस नेचर में चार तरह का फोर्स है। नेचर में चार तरह का फोर्स है। कितने तरह का फोर्स है? चार तरह का। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जिसको कूलम्ब्स फोर्स भी बोलते हैं, और तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियन के बीच लगता है, दो न्यूक्लियन के बीच लगता है। अब देखिए, हम लोग कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे करते हैं और उसका कैसे यूज हम लोग करते हैं। वैसे तो हम लोग इसको पोजीशन के टर्म में दिखा सकते हैं, लेकिन सिंपल सा हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पहले देखते हैं। देखिए इधर ध्यान से, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। देखिए, सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। देखिए इधर देखिए, सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। तो कूलम्ब का नियम मैंने आपको बताया था, F इक्वल टू 1 बाय, पीछे याद कीजिए थोड़ा सा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये देखे थे हम लोग, ये कूलम्ब्स लॉ का हम लोग फॉर्मूला था। अब देखिए, इसको हम वेक्टर फॉर्म कैसे करते हैं। यहाँ वेक्टर लगाते हैं, तो यहाँ वेक्टर लगाते हैं और मैग्नीट्यूड लगाते हैं और यूनिट वेक्टर r लगाते हैं। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। सिंपल सा देखते हैं हम लोग। इसको पोजीशन भी डिफाइन किया जा सकता है, पोजीशन पर भी दिखाया जा सकता है, लेकिन आज हम लोग सिंपल देख रहे हैं। ये देखिए, F इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r। यूनिट वेक्टर दिशा को दर्शाता है। इसको आर कैप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर कैप। अरे क्या पढ़ते हैं? इसको आर कैप पढ़ते हैं। ये यूनिट वेक्टर है, जहां हम लिख सकते हैं आर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश इसको बोलते हैं। कौन सा सदिश? एकांक सदिश। ये एकांक सदिश यूनिट वेक्टर है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। तो F वेक्टर लगाए हम लोग, वेक्टर 11th में पढ़ना भी है। तो वेक्टर F इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r। ये आपका हो गया कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, F इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बाय r, वेक्टर r का Q, और ये वेक्टर r लिख सकते हैं। यहाँ पर वेक्टर r यूज होता है। जब r q होगा तो वेक्टर r यूज होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। अगर इससे ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं आप, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, F इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैंने आपको बताया था एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 होता है। एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो 1 जब यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? Q1 Q2 बाय, ये हो जाएगा हम लोगों का r का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। ये भी आपका वेक्टर फॉर्म हम लोग सिंपल वे में भी देखे हैं। इसको पोजीशन पर भी दिखाया जा सकता है। किस पे? पोजीशन पर।
माने 3D में भी इसको हम दिखा सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पर भी दिखा सकते हैं इसको कि कैसे इसका हम लोग पोजीशन दिखाएंगे। और ये टॉपिक है हम लोगों का कूलम्ब स्लेन वेक्टर फॉर्म, थोड़ा सा देखना है इसके बारे में। अब देखिए मैंने बोला था आपको कि इस नेचर में 4 तरह का फोर्स है। कितने तरह का फोर्स है? 4 तरह का, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। जिसमें सबसे कमजोर माना गया है ग्रेविटेशनल फोर्स को। वो 2 मास के बीच लगता है। न्यूटन का कहना था कि 2 मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और 2 मास के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। बिल्कुल सही भी है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो उसके बीच जो फोर्स हम लोग निकालते थे F इजिकल टू जी m1m2/r², वो फॉर्मूला था उसका। लेकिन यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर का वेक्टर आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर। अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इससे आगे अब 3 शब्द यूज हुआ इसमें, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए छोटा सा डिफिनेशन है इसमें, देखना आपको समझना है। फर्स्ट है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, फर्स्ट है आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता? माध्यम की विद्युतशीलता। इसको लिखते किससे? एप्सिलॉन से। ऐसा चिन्ह आप देखें पीछे, एप्सिलॉन से लिखते हैं। दूसरा है आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता। इसको क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है ये? निर्वात की विद्युतशीलता। इसको एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। किससे? एप्सिलॉन नॉट से। अब देखिए तीसरा आपका रिलेटिव परमिटिविटी। एक का लिखा हो, रिलेटिव परमिटिविटी, का लिखा हो रिलेटिव परमिटिविटी। इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन आर से। किससे? एप्सिलॉन आर से। अब देखिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये किसी भी माध्यम का गुण होता है जो 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के मान में परिवर्तन को व्यक्त करता है। अर्थात इसके उपस्थिति होने से 2 आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसमें परिवर्तन संभव है। मैंने बोला ये माध्यम का क्या है? गुण है। क्या है? गुण है, जो 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के मान में परिवर्तन को शो करता है। अब देखिए ये तो फिक्स वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका वैल्यू मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको 8.854 × 10⁻12 फैराड पर मीटर या कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू इसका बताया था मैंने आपको। रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। रिलेटिव परमिटिविटी का होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसमें अलग अलग माध्यम का अलग अलग होता है। जिसमें मैंने आपको बताया था एयर के लिए 1, ग्लास और मैटा के लिए 6, वाटर के लिए 81, कहीं 80 भी लेता है, और उसके बाद मेटल कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी ले आ जाता है। अब देखिए इसको हम डिफाइन करेंगे बारी बारी से, माध्यम की विद्युतशीलता। तो फर्स्ट जो मेरा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, देखिए इसको देखते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या लिखा हुआ है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ये है आपका एप्सिलॉन। अब देखिए किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का
वह गुण जिसके कारण दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के मान में परिवर्तन होता है उसे माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। इसे इप्सिलॉन, इसको क्या पढ़ेंगे? इप्सिलॉन। क्या है ये? इप्सिलॉन है। क्या है? इप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। देखिए कहा क्या, किसी माध्यम का वो गुण, ये गुण है, प्रॉपर्टी है किसी मीडियम का, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बाय वर्च्यू इन विच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन माने अट्रैक्शन और रिपल्शन विल बी गेट अल्टर होता है, जिसके मान में परिवर्तन होता है। आप देखिए, आपने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ, क्या पढ़ा जी? आपने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ, पढ़ा है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन दिखाया था इनटू Q1 Q2 बाय R²। यही फॉर्मूला था आपका कूलम्ब्स लॉ का। अब देखिए इसमें कैसे हम लोग करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F = Q1 Q2 बाय 4 पाई R² इंटू 1/ε लिखा जा सकता है। इजी वे में लिख सकते हैं आप। अब देखिए ये पूरा कांस्टेंट लेते हैं तो हटा देते हैं इसको, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी आता है, समानुपाती, तो F समानुपाती 1/ε। अब देखिए किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान में परिवर्तन शो करता है, परिवर्तन को दिखाता है। क्या करता है? दिखाता है। वही परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाता है। जहां यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जहां Q1 Q2 बाय 4 पाई R² = कांस्टेंट, ये आपका। तो हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के मान में परिवर्तन होता है। तो देखिए ध्यान से, अर्थात किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल माध्यम के विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात था ना, ऊपर में जो हम लोग लिखे थे यही था। किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल माध्यम की विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल आपने देखा था 1/ε, ये फॉर्मूला था आपका। अब देखिए जिसमें, देखिए ध्यान से, परमिटिविटी का वैल्यू जिसमें ज्यादा होगा उसमें फोर्स का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। जिसमें परमिटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें फोर्स का वैल्यू कम होगा। जिसमें फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो उसमें परमिटिविटी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब आ रहा है
दूसरा पॉइंट है आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसको किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। किससे? एप्सिलॉन नॉट से। बताए थे पीछे भी आपको, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं इसको। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता। इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का, निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका वैल्यू होता है हम लोगों को 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। ये यूनिट पहले भी बताया हूं मैंने। या इसका दूसरा यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 2 यूनिट होता है, ये बताए थे आपको मैंने। ये वैल्यू याद रखना और इम्पोर्टेंट भी है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है। ये देखिए, फैराड पर मीटर या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है तीसरा पॉइंट? रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं ना। तीसरा देखिए, तीसरा हम लोग का है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन आर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन आर। देखिए, एप्सिलॉन आर आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। देखिए, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, किसका? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। यानी किसी माध्यम के विद्युतशीलता एवं माध्यम की विद्युतशीलता बोलो तो एप्सिलॉन एवं निर्वात की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता बोलो तो एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया। आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता इज इक्वल टू किसका? माध्यम के विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन बाय निर्वात के विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला देखिए, इधर देखिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहीं से फॉर्मूला डिराइव होकर आया था। देखिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। बाय क्रॉसिंग करेंगे तो ऐसे होगा, अब देखिए, अलग अलग माध्यम का, मैंने क्या बोला, अलग अलग माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो देखिए, हॉट्स में देख लेते हैं इसको हम लोग। रिलेटिव परमिटिविटी
रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखिए इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए फर्स्ट एप्सिलॉन आर 1 फॉर एयर, एयर बोलो तो हवा, हवा के लिए 1 होता है, वैक्यूम के लिए भी 1 होता है। वैसे इसका एयर का जो वैल्यू होता है 1.00054, यानी 1.00054, जिसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? 1 लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है एयर और वैक्यूम का सेम होता है, 1 माने थोड़ा का डिफरेंस है, जिसको 1 लिखा जाता है। अब देखिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 6 फॉर ग्लास माइका, ये दोनों का 6 होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 81, कहीं कहीं 80 भी लेता है इसका वैल्यू। 81 फॉर वाटर, वाटर मीन से जल, पानी के लिए 81 होता है, कहीं कहीं 80 भी लेता है इसका वैल्यू। चौथा पॉइंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अनंत। अनंत किसके लिए होता है? मेटल, मेटल के लिए, मेटल के लिए, मेटल के लिए ये क्या है? इन्फिनिटी। इसको हम यूं कह सकते हैं मेटल के लिए, जैसे कंडक्टर में जो सब आएगा, कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स क्या होता है? चालक। चालक के लिए हम लोग कितना लेंगे? इन्फिनिटी लेंगे। ये आपका रहा, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है ये। यदि आपको ये टॉपिक अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं फॉलो करें। ओके, आज यहीं तक रहेगा।